सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तळमळला, तलमळाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वीडी सावरकर को त से शुरू होने वाले तमाम विशेषणों से नवाज रहे थे। इसी कार्यक्रम में उन्होंने वीडी सावरकर को मन, वचन और कर्म में तादात्म्य स्थापित करने वाला एक अनूठा व्यक्तित्व करार दिया। लेकिन सब लोग ऐसा मानते हों, ऐसा नहीं है। नमस्कार, ज्ञान के डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। भारत के इतिहास में वीडी सावरकर उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन पर गाहे बगाहे बहस होती रहती है। वजह है कि राजनीतिक पार्टियों का एक धड़ा उन्हें हीरो तो दूसरा धड़ा उन्हें विलेन बताता है। दरअसल सावरकर को भारत में हिंदुत्व की राजनीति के पितामह के तौर पर देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो क्रांतिकारी थे, स्वाधीनता सेनानी थे, मराठी लेखक थे, कुशल ओजस्वी वक्ता थे और एक समय उपनिवेश विरोधी गतिविधियों के कारण असंख्य लोगों की प्रेरणा भी रहे और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें वीर की उपाधि से भी नवाजा गया। महाराष्ट्र में पैदा हुए सावरकर के जीवन को देखें तो सामान्यतः इतिहासकार मानते हैं कि दो सावरकर थे। एक वो जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जो पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने महारानी विक्टोरिया की मौत पर नासिक में आयोजित शोक सभा का विरोध किया था। यहाँ तक कि तिलक ने उन्हें केसरी पत्र के एक अंक में शिवाजी के समान संज्ञा दे दी थी। यहाँ तक कि वो ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के तहत अंग्रेज अधिकारियों की हत्या या कोशिशों में शामिल थे और उन्हें काला पानी की सजा भी दी गई। राजद्रोह के आरोप में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सावरकर ने पेरिस में मदाम भीकाजी कामा के घर पर शरण ली, पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पानी के जहाज से भारत लाते समय सावरकर एक पोर्ट होल से निकलकर भाग निकले और लंबी दूरी तक तैरकर एक किनारे पर पहुंच गए। पर योजना के मुताबिक उनके सहयोगी वहां समय पर पहुंचने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। यरवदा जेल में कैद करके उनके ऊपर मुकदमा चला। अंग्रेजों ने उन्हें 50 साल की सजा दी और अंडमान के सेल्यूलर जेल में काला पानी भुगतने के लिए भेज दिया। इसी बीच उनकी रिहाई के लिए काफी दबाव बनाया गया। कहते हैं खुद सावरकर ने अपनी रिहाई की मांग अंग्रेजी हुकूमत से बार बार की थी। अंग्रेजों ने उन्हें रिहा भी कर दिया, लेकिन बताया जाता है कि उसके लिए सावरकर ने एक माफीनामा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे दूसरे शब्दों में इस तरह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें हिंसा छोड़ने के शपथ पत्र पर दस्तखत कराए बिना नहीं छोड़ा था। सावरकर पर रिहाई के समय बहुत सी पाबंदियां भी लगाई गईं जो जारी रहीं। अलग अलग राजनीतिक संगठन इस माफीनामा को अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। एक धड़ा कहता है कि ये अंग्रेजों का साथ देने जैसा था, यानी सावरकर झुक गए, तो दूसरा धड़ा कहता है कि ये सब उनकी योजना का हिस्सा था, यानी वीर सावरकर का ये समर्पण भय के कारण नहीं था। ये एक प्रकार की योजना का हिस्सा था, क्योंकि सावरकर के लिए माफी से ज्यादा बड़ा वो उद्देश्य था जिसे वो बाहर निकलकर पूरा करना चाहते थे। तो यहां से दूसरे सावरकर दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये सब सावरकर की योजना का हिस्सा हो, लेकिन एक सवाल फिर ये भी कहीं कहीं उठता है कि सावरकर को अंग्रेज 60 रुपए महीना वजीफा क्यों देते थे, यानी उन्हें वजीफा क्यों मिल रहा था। वैसे सावरकर की बदली हुई समझ को उनकी जेल में लिखी गई पुस्तक हिंदुत्व हु इज अ हिंदू से समझा जा सकता है। यह पुस्तक बहुधर्मी राष्ट्र की जगह केवल हिंदुओं के राष्ट्र के तौर पर भारत को पेश करती है। हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सावरकर ने कुछ बातों को नजरअंदाज करते हुए सिख, बौद्ध, जैनों को हिंदू दायरे में शामिल किया था, लेकिन मुसलमान और ईसाइयों को नहीं। इसके अलावा सावरकर ने 6 ग्लोरियस चैप्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी लिखी। वैसे 20 के दशक के मध्य में सावरकर ने डॉक्टर हेडगेवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने की प्रेरणा भी दी थी।
1930 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने थे। उन्होंने ही तिलक के शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव को फिर से शुरू करवाया था। अगर आप सावरकर को समग्रता में देखें तो आप चकित भी हो सकते हैं और भ्रमित भी कि अपने कॉलेज के दिनों में अभिनव भारत नाम से राजनीतिक संगठन बनाने वाला ऐसा व्यक्ति जो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जैसी किताब की रचना करता है, जो इंडिया हाउस की गतिविधियों में भाग लेता है, वो धीरे धीरे राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का फौजीकरण का नारा देने लग जाता है। साल 1948 में आरोप लगा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल थे। गिरफ्तारी हुई। सावरकर ने अपना मुकदमा खुद लड़ा, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उन्हें जनरोष का सामना करना पड़ा। वैसे सावरकर किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं, बहुत से लोगों के लिए वो बहुत कुछ हैं भी, लेकिन किसी का मूल्यांकन करते समय पक्षपाती कैंची नहीं चलानी चाहिए और ना ही चलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हमेशा समग्रता में देखा जाना चाहिए। हर व्यक्ति से जुड़े हुए अच्छे काम भी होते हैं और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो किसी को पसंद नहीं आते। तो अगर आप समग्रता में किसी को देखेंगे तो आप एक सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि राजनीति विचारधारा पर आधारित होती है। बिना विचार के राजनीति चलती नहीं है। तो सावरकर भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति में उन चंद नामों में एक हैं जो अलग अलग कारणों से हमेशा बहस के केंद्र में रहते आए हैं और हमेशा रहेंगे भी। ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आप सावरकर के विषय में क्या सोचते हैं? आपको उनकी कौन सी चीज़ें ठीक लगती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं लगती? तो आप मुझे अपने विचार बताइए। वीडी सावरकर के संदर्भ में आप उनसे कितने प्रभावित हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? यानी पक्ष विपक्ष दोनों कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।